नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में वयोवृद्ध सम्मान समारोह आयोजित किया गया। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी और उनके सहयोगी द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वृद्ध वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया गया। हर वर्ष की भांति आज भी एक कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। ऐसे देखा गया कि आज ये कार्यक्रम चौथी बार मनाया गया, जिसमें अगर हम बात करें क्षेत्र के समाज सेवियों की, तो मुख्य रूप से वैश्य समाज के विनोद मित्तल जो अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं लोनी से, वहीं आरसी अग्रवाल जी, अंकुश शर्मा जी, डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा जी, रामनिवास त्रिपाठी जी के भाई धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, प्रवेश भारद्वाज जी, सतीश शर्मा जी जैसे समाज सेवी और क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। वहीं देखा गया इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के समापन के बाद यहाँ आए लोगों ने पत्रकारों से भी वार्ता की। पत्रकारों ने भाजपा के एक बड़े कार्यक्रम यूजीसी के बारे में भी यहाँ आए भाजपा नेताओं से पूछा, तो यहाँ पर भाजपा ही इस कानून पर दो फाड़ होती नजर आ रही थी। जहां वार्ड नंबर 33 के सभासद रामनिवास त्रिपाठी इस कानून के खिलाफ थे, तो वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा इस कानून के समर्थन में दिखे। अगर हम बात करें एक और समाज सेवी ईश्वर झा की, तो उनका जवाब जहां बात हुई इस कानून को लेकर क्षेत्र के समाज सेवी ईश्वर झा से, तो उन्होंने इस कानून पर गोलमोल जवाब दिया। जिस तरह से देखा जा रहा था कि यूजीसी कानून पर भाजपा मौन साधे बैठी है। यूजीसी कानून के चलते भाजपा ने समाज को दो भागों में बांट दिया है। क्या ये कानून देश के लिए सही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज वयोवृद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में ये देखा गया कि भाजपा का कोई नेता कानून पर अपना सटीक जवाब नहीं दे पाया। जिस तरह से आज के इस कार्यक्रम में वृद्धों का सम्मान किया गया, यहाँ पर आए समाज सेवियों ने और क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों ने कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उससे एक बात तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं समाज जुड़ रहा है। क्या यही एकजुटता चुनावों के समय रहेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज इस कार्यक्रम में यूजीसी कानून को लेकर दो फाड़ दिखी भाजपा। जी, आज जो ये वृद्धों का सम्मान का कार्यक्रम है, तो क्या उद्देश्य था और क्या कुछ कार्यक्रम थे? बुजुर्गों के सम्मान के लिए जो समाज को दिशा देते हैं, परिवार से लेके, समाज से लेके, राष्ट्र से लेके सभी को दिशा देने का, और अपने जीवन के अनुभव से जिस प्रकार से आज का जो वातावरण है उसमें निश्चित रूप से जो बुजुर्गों का सम्मान घट रहा है, वृद्धों का आश्रम खुल रहा है, और हमारा जो बुजुर्गों का जो सम्मान की वजह से जो नई पीढ़ियां हैं उनको संस्कार से लेके, विचार से लेके और आने का जो मार्गदर्शन का काम है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से आज हमारे परिवार में आत्महत्याएं और परिवार कलह, संस्कारों का अभाव, डिप्रेशन और तलाक जैसी भयानक जो सामाजिक अव्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, वो निश्चित रूप से जिस परिवार में बुजुर्ग माता पिताजी हैं उनको ये सभी संकटों से उभारते हुए और समाज को दिशा मिलती है, और वो उन परिवारों का, जिन परिवारों में बुजुर्गों का सम्मान है, उनको निश्चित रूप से उन परिवारों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और हर प्रकार से, चाहे धार्मिक स्थिति हो, विचारों की स्थिति हो, हर प्रकार से वो उन परिवारों का सम्मान बढ़ रहा है। जिन्होंने अपने बुजुर्गों का सम्मान और छोड़ा, वो निश्चित रूप से गर्व की स्थिति में जा रहे हैं। अच्छा, आज कितने जो लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है? निश्चित रूप से 250 से 300 लोग हैं जिनको मुझे इस कार्यक्रम में सम्मानित करना है, जिनमें हमारे बुजुर्ग माताएं हैं और हमारे बुजुर्ग पिता समान हैं। और अगर हम बात करें, ये केवल जो जिनको आपने सम्मानित किया है केवल वार्ड नंबर 33 के हैं या पूरे क्षेत्र के लोग? पूरे लोनी क्षेत्र से लोग आए हैं, सभी ब्लॉकों से, सभी बस्ती से, और लोनी के अलावा करावल नगर और अन्य दिल्ली के अन्य क्षेत्रों से
सभी मतलब दिल्ली और यूपी एनसीआर का पूरा कंबाइंड ये कार्यक्रम है और सभी क्षेत्रों से लोग आए इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और इस तरह से वृद्धों के लिए एक बड़ी सराहनीय पहल है सम्मानित करने का, क्या कहना चाहिए? बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम है। मैं बधाई देता हूँ रामनिवास त्रिपाठी जी, जो हमारी पार्टी के नेता तो हैं ही, साथ साथ भारत भारती जो संस्था है उसके जिलाध्यक्ष भी है। और भारत भारती के माध्यम से इन्होंने जो समाज में एक संदेश देने का काम किया है, इस वरिष्ठ जन हमारी पूंजी है और वरिष्ठ जन के पास जो उनकी सेवा करता है वो आशीर्वाद मिलता है। तो रामनिवास जी ने भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारा आशीर्वाद अर्जन करने का काम किया है और समाज को संदेश देने का काम किया है कि वरिष्ठ जन हमारी पूंजी है। जब तक उनका वर्चस्व हमारे सर पर है तब तक दुनिया की कोई ताकत हमको परास्त नहीं कर सकती और हम समाज में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हमको मिलती रहेगी। इस कार्यक्रम से अनेक संदेश देने का काम हुआ है। साथ साथ ये भी है कि हमारे समाज में जिस प्रकार अभी उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं संस्कृति से लोग कट रहे हैं, तो हमारे संस्कार है। इस महीने में वैसे भी संक्रांति पर हम लोग मनोती करने का काम करते हैं अपने वरिष्ठों की, बुजुर्गों की। तो ये कार्यक्रम की पहल करके बड़ा शानदार काम किया है। रामनिवास जी, पूरी टीम को बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आज जिस तरह से लोग मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, अपने माता पिता या बुजुर्गों को तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्या इस कार्यक्रम से संदेश जाता है कि वो अपने माता पिता या बुजुर्गों को ध्यान देंगे? संस्कृति और गुरुकुल से जो कटेगा उसका कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा। हम लोग जहाँ तरक्की के रास्ते पे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, वही कहीं ना कहीं संस्कृति से यदि हम विमुख होंगे तो उसका नुकसान होगा। जहाँ जहाँ इस तरफ लोग हम ध्यान कर रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है। बहन जी, आज जो कार्यक्रम है बुजुर्गों को सम्मानित किया जा रहा है, बहन जी आज इस तरह से बुजुर्गों को सम्मानित किया जा रहा है, तो आज के समय में बुजुर्ग जो है देखने में आता है आमतौर पर कि जो वृद्धाश्रम है या अनाथ आश्रम है, उनमें जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादातर अपना समय बुढ़ापा व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है, क्या कहना चाहिए? बुजुर्गों का सम्मान। बुजुर्ग वास्तव में एक छायादार वृक्ष की तरह होते हैं। उनके पास अनुभव रूपी फल होते हैं। वो अपने अनुभवों से हमें भी अनुभवी बनाते हैं और कहा जाता है जिस घर में बुजुर्गों की, बड़ों की छत्र छाया होती है, वहाँ बच्चे भी बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत सम्मानित बन जाते हैं। वास्तव में अगर हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनको ये समझें कि आज जब ये हैं तब ही तो हम लोग हैं, अगर ये नहीं होते तो हम कहाँ से होते, और इतना समझ करके और उनको उनकी सेवा करें कि उनकी सेवा ही वास्तव में सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ा सुकून भी मिलता है। क्योंकि मैं खुद भी हूँ जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, तो मेरे को उनसे बात करना, उनसे अनुभव सुनना वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम खुद चाहें कि मैं हर बात में ठोकर खाऊं और फिर अनुभव करूं, तो हम समझते हैं 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। परंतु बुजुर्गों के अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने को मिलता है, और हम तो चाहेंगे कि वो एक छत्र छाया है और सदा ही हमारे सिर पर बैठे रहें, हमें आगे बढ़ाते रहें, अपने अनुभवों से हमें सुखी बनाते रहें। अगर हमारी इतनी भावना रहे सबके प्रति, तो हम समझते हैं जो आज बुजुर्गों के लिए ओल्ड होम आज बनाए हुए हैं, तो उनकी आवश्यकता ही नहीं पड़े। जी अध्यक्ष जी, जिस तरह से यूजीसी के नए नियमों में संशोधन हुआ है और तमाम तरह की जो संशोधित प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है, तो कैसे देखते हैं इसको? मैं पहले प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास। दूसरा नारा लाए वो जब 2022 में आए, उन्होंने कहा जो कटेंगे बटेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि खुद आप प्रधानमंत्री हो हमारे देश के, और सबसे बड़ा पद है प्रधानमंत्री का, और देश विदेश में भी आपका नाम है, लेकिन आप अपने देश को ही बांटने का काम कर रहे हैं। और
जब हम बटेंगे तो आपस में कटेंगे भी, कि आप या तो वो नारा न देते, अगर नारा दिए तो भेदभाव वाला ये कानून न बनाते। अब ये कानून इतना बुरा है कि आप बताइए कि सर्वन समाज के जो लोग हैं वही आज बिजनेसमैन है, वही ITR भर रहे हैं, वही टैक्स भर रहे हैं, उसी टैक्स से हम लोगों के, हमारे परिवार के बच्चों के, हमारे बच्चों को काटने का और बांटने का जो काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सहमत ये है कि झूठे के कानून ये बनाया गया है कि जो पीड़ित होगा, जो मुकदमे लिखेगा, उसे एक आर्थिक मदद भी दी जाएगी। और आज हमारे देश जो जिस चरण में चल रहा है कि राशन फ्री और फिर जेल जाने के पैसे भी मिलेंगे, जो जेल जाएगा उसके लिए पैसे भी मिलेंगे, तो हमारे यहाँ भुखमरी का काम जो तेजी से चल रहा है, अपराध बढ़ेगा। मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहता हूँ, अगर ये आपने कानून वापस नहीं लिया तो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ बहुत जल्दी ही जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना करेगी और पूरे प्रदेश में पूरे बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और मैं आप पत्रकार भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि हमने एक आंदोलन करने के बारे में भी बात की थी। अभी उत्तर प्रदेश में माघ के मेले में शंकराचार्य जी को रोका गया और जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई। और एक मैंने खुद देखा, एक जो शंकराचार्य जी के साथ में थे 75 साल के वो थे संत, मैंने खुद देखा। मैं 4 धाम यात्रा पर गया था उनके साथ में, उन्होंने बहुत सेवा करी थी, बेचारे इतने रात दिन सेवा करने वाले, और पुलिस ने उन्हें बहुत मारा जूतों से, बेल्टों से। और पुलिस का इतना अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है तो कितना गलत है। हमने बाबा जो योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, हमने इसलिए बनाया था कि आप सनातन धर्म की रखवाली करोगे, आप सनातन धर्म की रक्षा करोगे। आज सनातन धर्म को ही उन्होंने, प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने आज जो सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम किया, तो ये शोभा नहीं देता हमारे मुख्यमंत्री जी को। और अगर मुख्यमंत्री जी आपने थोड़ी सी भी सनातन धर्म की थोड़ी सी मर्यादा है, तो अपराधी जो भी प्रशासन के अधिकारी अपराधी है, उन्हें तुरंत कार्रवाई करके या तो उन्हें बर्खास्त करे और उन्हें मुकदमा करके जेल भेजने का काम करे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस कानून को नहीं हटाया गया तो ये एक बहुत बड़ा भीषण, कई VP सिंह जो प्रधानमंत्री थे, ऐसा ही ना हो जा जैसे उनके राज्य में छात्र रोडों पर उतरे थे और कितने छात्रों ने आत्महत्या की थी और हमारे बीच में वे नहीं रहे। और ऐसा ना हो जा, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को मैं यही कहना चाह रहा कि ऐसी वो दोबारा घटना दोहराई ना जा। इससे तो पहले ये कानून जो है इसे कैंसिल करें और इस कानून को वापस लें। अध्यक्ष जी, अगर हम बात करें जिस तरह से विधायकों ने बैठक की, प्रशासन ने दबाव बनाया, उसके बाद प्रसाद जी को प्रस्थान करने नहीं दिया गया, उसके बाद योगी जी का कहीं की बात तो नहीं चल रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण को नहीं, पूरे सामान्य समाज के जो वर्ग है, हमारा जो सामान्य वर्ग है, उसे पूरे को दबाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को नहीं, पूरे सामान्य समाज को दबाने का काम कर रहे हैं। जो विधायक मंत्री से ब्राह्मण है, समाज के वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, आज हम लोग आपस में यही चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक सोने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको और नई पीढ़ी को और आज के सभी परिवार को यही कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि ठंड के मौसम में ये कानून बना था कि हमारे बड़े रजाई ओढ़कर सो रहे थे, आज हम पे अत्याचार है। आज जो अत्याचार हुआ वो हमारे बड़ों की देन है। इसलिए हमें इस आंदोलन को चलाना होगा, हमें ये लड़ाई जारी रखनी होगी और हमें चाहे इसमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार है इस लड़ाई लड़ने के लिए। चाहे हमें सांसद को घेरने का काम करे, चाहे प्रधानमंत्री निवास घेरने का काम करे, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ अपने पूरे सर्व समाज को लेकर इस लड़ाई को लड़ेगी। और मैं एक भी बात कहना चाहता हूं कि इस कानून की कोई भी जरूरत नहीं थी, ना कहीं मांग थी। कहीं ना कहीं ये जो कानून लाया गया है, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बहुत बड़ी गलती होगी। और इससे, जैसा आपने देखा होगा, जैसा शंकराचार्यों पे कांग्रेस ने लाठियां बरसाई थी, तो आज लोग कांग्रेस नहीं आई और पीछे
जब अखिलेश की सरकार थी, जब भी उन्हीं आचार्य पे, जब वे आचार्य थे, उन पे लाठियां बरसाई थी, तो उन्होंने भी शराब दिया था कि आपकी सरकार नहीं आएगी। मुझे ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में 27 में भाजपा सरकार ना आए, कहीं इन संतों का बिल्कुल ऐसा ही होगा। इन संतों का श्राप ना लग जाए, गौ माता का श्राप ना लग जाए। अरे वो शंकराचार्य अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो तो सिर्फ गौ माता की मांग कर रहे हैं और हमेशा करती रही है। शंकराचार्यों ने तो हमेशा गौ माता की मांग की है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश से भाजपा की सरकार न चली जाए, आने वाले 29 में केंद्र से भाजपा की सरकार न चली जाए। मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि भाजपा की सरकार बचानी है तो ये कानून भी वापस लेना होगा और शंकराचार्य जी से गलती भी मांगनी होगी, तभी आप बच जाओगे, अन्य नहीं बचोगे, क्योंकि वे तो संत है। और मैं बीजेपी को यही कहना चाहता हूं कि ब्राह्मणों की खून पसीने से जो भाजपा तैयार हुई थी, आज तुम्हें बनी हुई सरकार दी है और आज आप पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में राज करने का काम कर रहे हैं। ऐसी गलती मत करो, ये कानून वापस लीजिए, कहीं ना कहीं आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। जय भारत, जय परशुराम, हर हर महादेव। इस तरह से अभी आपने कहा यूजीसी कानून को लेकर, आज यूजीसी कानून को लेकर सभी समाज, जो सर्व समाज है, वो भाजपा के पीछे पड़ा हुआ है। 2 दिन बाद यही समाज भाजपा का समर्थन झंडा लेकर करेगा। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बात तो ये है, ब्राह्मण यही चाहता है कि हमारे जो भारत का विकास हो, और ब्राह्मण अपने लिए नहीं चिंता करता है। ब्राह्मण सबके लिए कहता है कि भगवान सबके सद्बुद्धि दे और सबका कल्याण करे। ब्राह्मण का एक मंत्र है कि सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता है कहीं ना कहीं। लेकिन अब जब ब्राह्मण ही गिर रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो अपने को बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में अगर यूजीसी लागू होता है तो ब्राह्मण समाज भाजपा का साथ छोड़ेगा। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण समाज नहीं, पूरा पूरा जो समाज है, सामान्य समाज, वो सब साथ छोड़ेगा, बिल्कुल नुकसान। बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। कि मैं आपसे एक बात कहूँगा जी, इसमें हम जो अन्य संगठन है, जैसे कि वैश्य समाज संगठन है, त्यागी समाज है, ठाकुर समाज है, ब्राह्मण समाज है, हम जितने भी संगठन चल रहे हैं, हम सभी से बात करेंगे, बल्कि हमारी बात हो भी रहे हैं। हम एक बड़ा आंदोलन इस पर करेंगे, हमारा विचार बन रहा है, हमारी बात चल रही है, हम जंतर मंत्र में जाकर जो है इस मैटर को जो है हम जो घेरेंगे। और ये बात उसकी समाज की, तो स्वर्ण समाज हमेशा हम जो समाज भाजपा जी के मोदी जी के दिमाग में एक बात आ रही है कि स्वर्ण समाज तो हमारे जैसा खेल है, ये तो हमें वोट देगी कहा जाएगी, ऐसा नहीं है। स्वर्ण समाज से अधीन नहीं है, स्वर्ण समाज हमें समय से सबको लेकर चला है। अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ, अगर ये काला कानून वापस हुआ, तो स्वर्ण समाज क्या कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इन सभी स्वर्ण समाज में बड़ा आक्रोश है इस आंदोलन को लेकर। और ये हम जनता मंत्र में धक्का देंगे और आने वाले चुनाव में भी हम खिलाफ जाएंगे, 100% खिलाफ जाएंगे हम। तो समाजी सवाल ये भी है कि जिस तरह से आपने कहा ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, क्षत्रिय, इस दिन ऐसा दिन कौन सा आएगा जिस दिन ये समाज संगठन ना होकर भारतीय समाज होगा? बिल्कुल होगा। इस बारे में हमारी बात चल रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे हमने बात करी भी है, हम सब इकट्ठा होकर इस आंदोलन वाले में हम सबका हमारी एक राय है, हम करेंगे, हम सारे एक मंच पर आएंगे इस काले कानून को लेकर। लोनी नगर पालिका के भारतीय क्षेत्र में आज चतुर्थ वृद्ध सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया, हम कार्यक्रम के जो आयोजन करता है उनसे इसकी जानकारी लेंगे, साथ ही कुछ सवाल भी करेंगे। सवाल कड़वे जरूर होंगे लेकिन करेंगे जरूर। सर, आपका नाम? रामनिवास त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आज वयोवृद्ध चौथा कार्यक्रम, ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। जी। सबसे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। इस कार्यक्रम के पीछे जो समाज में हमारे जो वयोवृद्ध है, मतलब कि बुजुर्ग माताजी और पिताजी के समान, जो बच्चे को, परिवार को जन्म से लेके उसकी शिक्षा से लेके अन्य सभी व्यवस्थाएं, घर परिवार, संस्कार और सभी संस्कारों के माध्यम से उसको आज अपने पैरों पर खड़ा और आने वाले भविष्य की सभी चिंताएं करते हैं। और जब उनका एक समय ऐसा आता है जब शारीरिक रूप से वो दुर्बल हो जाते हैं या मानसिक रूप से, उस समय जो परिवार के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ देते हैं, उनकी वो सब जो उनकी आवश्यक चिंताएं हैं वो नहीं करते। इससे क्या है कि जो पश्चिम की जो सभ्यता है वो कहीं ना कहीं भारत में और वृद्धाश्रम का जो एक विचार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब हमें नुकसान कितना हो रहा है कि परिवारों में
जो अपने क्या कहते हैं तलाक जैसे विषय, संस्कार ही नहीं है। जब हम बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ नहीं रखेंगे तो बच्चों की परवरिश, अपने रीति रिवाज, परंपराएं, डिप्रेशन, आर्थिक संकट और आत्महत्याएं जैसी घटनाएं बढ़ रही है, क्योंकि उनको कोई वो मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति नहीं, उनको किसी भी प्रकार का संस्कार देने वाला व्यक्ति नहीं, उन संकटों से निकालने वाला हमारा बुजुर्ग है। क्योंकि बुजुर्ग अंत तक जो जीवन की तपस्या के माध्यम से उनको उन सभी संकटों से, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, या विभिन्न जितने भी हैं, वो अपने अनुभवों से उनको तराशते हुए वो दिशा देता है और उन संकटों को हर लेता है। और किसी भी प्रकार से जो परिवार में वो जो संकट आते हैं वो कब किस प्रकार समाप्त हो जाते हैं, किसी को ध्यान। सर एक सवाल और है, यहाँ पर आपने तमाम संगठनों को आमंत्रण किया, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वैश्य समाज से हो, लेकिन भारतीय समाज को आमंत्रण कब करेंगे? क्योंकि ये मन से बात हो रही थी कि हिंदू एकजुट है, अगर सब संगठन है तो फिर हिंदू एकजुट कहाँ है? मैंने सभी प्रदेश, कभी सभी समाज, और ये सभी समाज ही भारत है, इसमें भारत क्या है? फिर ब्राह्मण संगठन, वैश्य संगठन? ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण के भी कुछ लोग आए, वैश्य के भी लोग आए और अन्य सभी वर्गों के आए, सभी प्रदेश के आए, क्योंकि भारत भारती के बैनर तले मैंने कार्यक्रम किया है। उसमें ना कोई क्षेत्रवाद है, ना कोई जातिवाद है और ना कोई प्रदेशवाद। सभी प्रदेश के, सभी क्षेत्र के लोग, सभी महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के हर लोगों को हमने सम्मान कराया। उन प्रतिभाओं को भी सम्मान किया है जो समाज को दिशा देती है और उनकी प्रतिभा से समाज दिशा प्राप्त हो रहा है। समाज में एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा कानून लाया गया, यूजीसी कानून जी, जो सर्वर समाज को खाई में डालने का कार्य कर रहा है। हाँ। आप भाजपा के सभासद भी हैं, आने वाले समय में हम चाहेंगे आप विधानसभा का चुनाव भी लड़ें, इस कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार ये जो कानून लाई है, इस पर हमारी सरकार भी पुनः विचार करने का प्रयास करेगी और हमने सरकार को भी लिखित रूप में इस पे विचार और इसको निरस्त करने के लिए सरकार को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दिया है हमने। त्रिपाठी जी, जहां हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, जहां संत लोगों की सेवा करनी चाहिए, वहां संत लोगों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ऐसे ही घटना शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद जी के साथ गुजरी है। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जिन पुलिस वालों ने या जिस प्रकार के प्रशासन ने उनके साथ इस प्रकार का जो चुटिया से लेकर और जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया है, उसकी जांच और कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में उस पर कार्रवाई भी होगी। मुझे लगता है कि इस पे बड़ी कार्रवाई, और जो हमारे साधु संत हैं, सदैव पूजनीय है, शंकराचार्य भगवान स्वरूप है हमारे, निश्चित रूप से हम सभी उनका आदर करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें खाली एकजुटता का चश्मा पहनाया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से भारत भारती के बैनर तले हम कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें सभी प्रदेश के, सभी क्षेत्र के, पूरा भारत एक है। सारी संस्कृति, पहनावा, खान पीन सब हम मिलजुल कर ऐसे विभिन्न समय समय पर कार्यक्रम करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन, विभिन्न प्रकार की संस्कृति को एकजुट करने का कार्य ही भारत भारती के बैनर तले होता है। नंबर 33 में चतुर्थ सम्मेलन में आज उपस्थित हुई भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा जी की। आज उनसे भी कुछ सवाल लेंगे, क्योंकि लोनी की जो हालात है वो किसी से छुपी नहीं है। नजरें ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा जी की भी सामने जा रही होंगी, जहाँ कीचड़ और दलदल वाला भरा हुआ है। तो हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे और सबसे पहले लोनी में है तो लोनी विधानसभा की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, 2-3 खबरें लोनी में चल रही हैं। एक जिसमें 11 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, अपहरण करने की कोशिश होती है। भाजपा का कोई नेता उस परिवार के साथ खड़ा नजर नहीं लग रहा है, उस परिवार के समर्थन में स्टेटमेंट देता, चाहे भले ही वो लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर क्यों ना हो। जानकारी है वहाँ कार्रवाई भी हुई है और मुकदमा दर्ज हुआ है और मुकदमा दर्ज होने के बाद जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात भी की जा रही है और चौकी इंचार्ज है वहाँ की महिला
उनके खिलाफ भी जांच की बात कही थी। जानकारी में है, पार्टी के लोगों की जानकारी में है, बहुत बड़ी पार्टी है, किसी न किसी के माध्यम से बड़ी खबर इस घंटे पुलिस इस प्रकरण को छुपाती है। लोनी बाबा के बुलडोजर का इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों द्वारा इस तरह के हरकत को अंजाम दिया गया है वह किसी भी समाज से ऊपर गलत हैं। वो बचेंगे नहीं। हाँ, उनको किसी भी उनको बचने नहीं दिया जाएगा। कहीं कोई उनको बचाने की कोशिश करेगा वो भी नुकसान में जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है, भाजपा द्वारा एक यूजीसी कानून जोर शोर से जिसका विरोध में भी और पक्ष में भी आवाज आ रही है, डॉक्टर परविंदर जांगड़ा जी मैं आपको छोड़ता हूँ, मुझे लगता है कि कई बार ना पढ़ने से भी कई गलतफहमियां हो जाती हैं। कोई चीज़ सरकार लाती है उसका कोई उद्देश्य होता है, तो उस उद्देश्य में किसी का नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा है, सचमुच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको एक बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं पूरी तरह से उसका अध्ययन नहीं करूंगा, मैं कोई टिप्पणी करूँ तो उचित नहीं है। सरकार कोई चीज़ लाई है, मैं उसका विरोध तो नहीं कर सकता। लोग कोई बात कह रहे हैं, मैं उसको भी गलत नहीं ठहरा सकता, मगर उनने बिना पढ़े अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो गलत है। पढ़ने के बाद कोई टिप्पणी करे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, योगी सरकार में लगातार विकास चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन लोनी विधानसभा की ये जो हालत आप देख रहे हैं वो क्यों और किस लिए? क्या यहाँ की जनता नहीं है? कहीं ना कहीं लोनी में ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ की बसावट नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि पानी की निकासी का प्रॉपर इंतजाम यहाँ के अधिकारियों ने, नेताओं ने नहीं किया, उस पर कोई चर्चा नहीं की, जिसके कारण थोड़ी भी बारिश होने पर पूरी लोनी में जल भराव हो जाता है। जब तक पूरी तरह से यहाँ सीवर का काम ज़्यादा अधूरा है, जब तक जल संचयन पर, जब तक जल की निकासी पर पूरा लेआउट बन करके तैयार नहीं हो, तब तक ये बेईमानी है। अभी लोनी रोड की बात, कितने गड्ढे पानी भर जाता है, मगर डीएम साहब ने ये सोचा, हमने कहा था जब तक पानी के नाले प्रॉपर ना बने तब तक वो रोड बनाना बेकार है, वो पैसा वेस्ट चला जाएगा। इसलिए वो उसके लिए उन्होंने लेआउट बना करके भेजा, प्रपोजल भेजा गया है और वो शासन ने मंजूर भी कर लिया। बहुत जल्द उसका पैसा आएगा, नाला बनेगा तब रोड बनेगी, आज तो अच्छा रहेगा। आज के इस आयोजन के लिए क्या कहेंगे? आ जाओ रामनिवास त्रिपाठी जी, भारत भारती को बधाई और शुभकामनाएं। लोनी में ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करना अभूतपूर्व है। इसलिए कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को रामनिवास त्रिपाठी छोटे भाई हैं, युवा पार्षद हैं, क्रांतिकारी, मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। ऐसे भी ये महा जो होता है, महा होता है, तो इन्होंने तो वरिष्ठों का सम्मान किया ही, समाज का सम्मान किया है। अन्य क्षेत्र में काम करने वाले अपने चाहे मीडिया कर्मी सबको सम्मान करने का काम किया है, और जो सबको सम्मान करते हैं उनका प्रभु सम्मान बढ़ाते हैं। सम्मेलन में आज देखा गया चौथा सम्मेलन ये था जिसमें समाज के संभ्रांत लोग शामिल हुए, जिसमें आज हम एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराएंगे जो हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य लगातार पिछले कई वर्षों से कर रहा है, और उनसे कुछ सवाल भी लेंगे। सर, आपका नाम? ईश्वर जी। वृद्ध सम्मेलन, चतुर्थ सम्मेलन ये है जिसमें वृद्धों का सम्मान किया गया। सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम से कुछ प्रकाश डालें। यह कार्यक्रम भारतवर्ष में प्रत्येक महानगर में हो रहा है, और उसी कड़ी में गाजियाबाद भी एक महानगर है। महानगरों में आज गांव आ चुका है, गांव का प्रत्येक परिवार महानगर से जुड़ गया है। तो हम एक मैसेज देना चाहते हैं, भारत भारती इस काम में लगी हुई है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का आधार क्या है, तो वो है कि हमारी आध्यात्मिक चेतना जो है, ये हम इस मिट्टी में सुगंध लिए हैं, जिसने मेरे अंदर आध्यात्मिक चेतना को जो भरा है वो हमारे एकता का कारण हो सकता है। हमारा वेश कुछ भी हो, हमारी भाषा कुछ भी हो, हमारी पहनावा कुछ भी हो, इन सब के बावजूद भी भारत एक है। तो किन कारणों से एक है? तो हमने कहा कि यहाँ के कण कण में शंकर है। हमने यहाँ कोई पंथ और संप्रदाय के नाम पर भी अलग अलग नहीं देखा है। हमने यहाँ पहले को क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, इससे भी मैंने कोई मतलब नहीं रखा। मैंने मतलब इससे रखा है कि इस भारत के मिट्टी में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत माता के विषय में उसकी श्रद्धा बढ़े, वो इस श्रद्धा को समझे, और ये जो श्रद्धा है ये भारत भारती के द्वारा प्रत्येक मनुष्य में समझना और समझाना, इस प्रक्रिया के माध्यम से एक प्रक्रिया आज हमने अपनाया
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमने सब प्रकार के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, जब समाज स्वस्थ हो उसका आधार यहाँ का वृद्ध है। यहाँ का वृद्ध जो है वो भंडार है ज्ञान का, वो संपूर्ण भारतवर्ष का गौरव है। जिस देश ने अपने वृद्धों को दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम गुरु मानकर मंत्र लेने का काम करता है, ऐसे गुरु मंत्र देने की दक्षता जहाँ के वृद्धों को प्राप्त हो, ऐसे वृद्ध की आराधना का एक अवसर भारतवर्ष में ही प्राप्त होता है। ईश्वर जी, एक सवाल और है। अभी आपने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत कौन सा भारत जो ब्राह्मण संगठन में, वैश्य संगठन में, ठाकुर संगठन में, क्षत्रिय संगठन में बटा हुआ है, वह भारत श्रेष्ठ भारत कैसे हो सकता है? देखिए, आपका जो प्रश्न है ये राजनीतिक संदर्भों ने जिस प्रकार समाज को विद्वेषित किया है, इसके कारण ये आपका प्रश्न है। हमने किसी उफनती हुई भादों के महीना में कहा कि नदी में छलांग लगा दो, तो जो जीवन में कभी उफनती हुई छलांग नहीं देखी, जिसको माघ के ठंड का एहसास नहीं, उसको कहूँगा तुम कूद जाओ तो कूद जाएगा। इस देश में किसी मल्लाह को यदि कहिए कि माघ के उस ग्लेशियर से निकलती हुई हवा से भी टकराकर उस नदी में छलांग लगाकर आपकी जान बचाता है, उस नदी के धारा को पार लगा के उस किनारे पहुंचा देता है। इस देश में अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्रकारी है वो किस जाति की है? स्वर्णाभूषण बनाने वाले जो दुनिया के स्वर्णकार हैं, उनके कलाकृति पर हमें गर्व है। हम चित्रकार, कलाकार, हम तमाम प्रकार के जातियों में जो विश्लेषण है, उनके जो गुण है, हम उसे वैज्ञानिक का दर्जा देते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों का नाम यह जाति है। हमारे यहाँ इस जातियों का आधार बनाकर राजनीतिक कुकर्म करने का जो प्रयास हुआ, जो भारत जिसे कमजोर हो सकता है, ये विदेशी षड्यंत्र है। मैं इससे भारत को बचाने का क्रम बना रहा हूँ। भारत भारतीय इस अभियान में जाति मुक्त, व्यवस्था युक्त, ऐसे संस्कृति संपन्न भारत का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। आरएसएस के दूसरे पहलू, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी समाज को बांटा जा रहा है यूजीसी कानून को लाकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी कानून के माध्यम से कानून के अंदर कुछ संदर्भ गलत और सही होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य का संपूर्ण विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यूजीसी में कहीं कुछ कमियां यदि हुई है तो उसको सुधारा जाएगा। इसका मतलब पूरे भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न खड़ा करना ये प्रासंगिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में लगातार प्रयत्नशील है। देश के एक एक लोगों को जाति, पंथ, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारत माता की उपासना करते हुए दुनिया के श्रेष्ठतम राष्ट्र के रूप में भारत खड़ा हो, यह प्रयत्न है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप के दौर से हम कहीं से भी इस प्रसंग में सहमत नहीं। जिस तरह किसान एकजुट थे, भारतीय जनता पार्टी ने बैकफुट पर आकर कानून वापस लिए। कहीं अगर सर्वर समाज एकजुट हो गया तो क्या भाजपा ये कानून फिर बैकफुट पर आकर वापस लेगी? देखिए, भाजपा किसी जगह बैकफुट नहीं होती है। भाजपा अपने जनाधार का, भाजपा अपने जनता का सम्मान करना चाहती है। कानून वापस क्यों लिए गए? कानून वापस लेने की बात जो आप कह रहे हैं, बहुसंख्यक किसान उस समय भी इस पक्ष में नहीं था। लेकिन जो समाज का शांति वर्ग है, समाज में जो अव्यवस्था फैलाना नहीं चाहता है, ऐसा वर्ग समाज में सबको समायोजित करना चाहता है। इसे राजनीतिक लोगों का दृष्टिकोण हो सकता है बैकफुट पर। समाज जैसे जैसे प्रबुद्ध और समृद्ध होता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक चुनाव में जनाधार बढ़ता जा रहा है। ईश्वर जी का यूजीसी कानून को समर्थन है। यूजीसी कानून में समाज के हित के संबंधित विषयों को उठाने का प्रयास भाजपा ने किया है। उस यूजीसी कानून में जो समाज के वर्ग ऊपर उठ चुके हैं, जो समाज के ऐसे दलित वर्ग जिनको उसकी जरूरत नहीं है। आपको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था कि मैं जिन लोगों को मनरेगा की जरूरत नहीं है, जिन लोगों को गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है, जिन लोगों को जिस सुविधा की जरूरत नहीं है, स्वेच्छा से वो इस देश हित में उसको छोड़ दें। ऐसे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश के जरूरत जो चीज जिसकी है वो चीज वहां तक पहुंचाया जाए। इसमें वैमनस्यता फैलाना, समाज को संघर्ष में झोंक देना, ये भाजपा का कतई उद्देश्य है। मायावती जिस सीट से चुनाव लड़ती है, क्या रामनिवास त्रिपाठी उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात यदि मैं करूंगा तो इसलिए करूंगा कि राष्ट्रभक्ति प्रथम है। यदि इस काम में यदि कोई अन्य पार्टी भी यदि इस राष्ट्रभक्ति के मुद्दा पर खड़ा होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या इस तरह के राष्ट्रवादी विचार की जो पार्टी होगी, हम सब उसका अभिनंदन करेंगे।